हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एस पी सिंह एंड क्रैक ऑल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जो कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी है वहाँ से हिस्ट्री के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न उठाए गए हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हो, चाहे आपका सीटेट हो या यूपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। हालांकि सीटेट तो आगे आपका 7 जुलाई को है, यूपी टेट की अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या बाकी अदर जो भी एग्जाम है उनको टारगेट करते हुए ये 100 प्रश्न आपके एनसीईआरटी से निकाले गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख। कहां से? अशोक का जो कांधार से प्राप्त अभिलेख है वह निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? तो प्यारे दोस्तों, यह यूनानी और अरामाइक लिपियों में लिखा गया है, ठीक है। यूनानी और अरामाइक नाम की दो अलग अलग लिपियां और भाषाओं में ये अभिलेख लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं? तो राख के जो साक्ष्य हैं ये कहां से मिले हैं? ये कुरनूल गुफा से मिले हैं। कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं और इससे ये क्लियर हो जाता है, ये स्पष्ट होता है कि पुरापाषाणिक आरंभिक लोग जो थे वो आग से परिचित थे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो वह है भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? ये प्रेजेंट में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। बात क्लियर होती है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? आप सभी को पता होगा सबसे पहले जो जानवर था वह कुत्ता था, ठीक है। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वो कौन सा जानवर था? कुत्ता था। इसके बाद मनुष्य ने भेड़ और बकरी को पालना शुरू किया था। चलिए, मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? मेहरगढ़ जो है ये किरथर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल सा स्थान है। और अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की तो ये वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। प्रेजेंट में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे अगर दर्रे की बात करें तो बोलन दर्रा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आप जरूर बताएंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे रहे, क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा है और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। यानी कि किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको चाहिए। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक यानी मरे हुए व्यक्ति के साथ दफनाया गया था? तो वो जानवर कौन सा था प्यारे दोस्तों? वह जानवर था बकरी, ठीक है। बकरी को मृतक के साथ दफनाया गया था। यहाँ के लोगों की ये आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो संभवतः उन्होंने इस उद्देश्य से बकरी को मरे हुए व्यक्ति के पास रखा होगा उसके साथ में कि ये बाद में उसको परलोक में खाने के काम आएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वह राइट हो जाता है, बकरी। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? तो वह है दाउजली हेडिंग। क्या है? दाउजली हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाता है। निम्नलिखित पुरास्थलों में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहां से मिले हैं? चौकोर और आयताकार घरों के जो अवशेष हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। कहां से? मेहरगढ़ से, ठीक है। अच्छा समझिए, मेहरगढ़ संभवतः वो स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले आपका जैसे जौ है या गेहूं है, ठीक है, जौ गेहूं उगाना शुरू किया, भेड़ बकरी को पालना शुरू किया। मेहरगढ़ से ही चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो सबसे पहले खोजा गया नगर है वह हड़प्पा है। कौन सा है? हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा पुरास्थल की जो खोज है वो सबसे पहले हुई थी। लगभग 80 वर्ष पूर्व पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट हो गया। चलिए, हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? हड़प्पा पुरास्थल जो है वह पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। अच्छा, अभी पंजाब पाकिस्तान साथ में क्यों है? देखिए,
लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे जो इंजीनियर थे उनको अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। प्रेजेंट में कहाँ है? प्रेजेंट में पाकिस्तान में है, ठीक है। और ये क्या है कि उस समय ये पंजाब था, अब क्या है? पाकिस्तान में, तो इसीलिए पंजाब पाकिस्तान आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। 150 साल पहले की बात है जब पंजाब था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो है मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहनाए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो सूती वस्त्र के जो साक्ष्य हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहां से? सूती कपड़ों के जो साक्ष्य हैं, जो अवशेष हैं, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यहाँ पे लाल रंग का उपयोग हुआ था। यहाँ पे जो ये मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, इन बर्तनों के का जो ऊपर का हिस्सा हुआ करता था उसकी पुताई ये लोग लाल रंग से कर देते थे, और जो निचला हिस्सा हुआ करता था उसकी पुताई काले रंग से कर दी जाती थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो लाल है वो राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता, क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह राज्य गुजरात राज्य है। क्या हो जाएगा? गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोथल नगर भैया कहाँ है? यह भी आपका गुजरात में हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का लोथल नगर गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है? लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोथल नगर के संदर्भ में 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। नहीं, पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया। ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि ये माही नदी के किनारे नहीं बसा था, यह बसा था, देखिए ये जो लोथल है ये साबरमती नदी की एक सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ना कि माही नदी के। इसलिए अगर यहाँ भोगवा होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, ये तो इसमें गलत है। बाकी ये यहाँ एक बंदरगाह भी था, इस नगर में एक भंडार गृह भी था, यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। ये 3 ऑप्शन सही हैं, ठीक है। सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कहता है वेद संख्या में 4 हैं। आप सभी को पता है हमारे कितने वेद हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। अब कहता है कि इनमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो भैया ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। अगर बात करें रचना की तो इसकी रचना 3500 वर्ष पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। प्यारे दोस्तों, ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है, और सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया, ये होता है सूक्त का मतलब। वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? जो आर्य लोग हुआ करते थे वो अपने विरोधियों को दस्यु या फिर दास कहा करते थे, ठीक है, दस्यु कहते थे कुल मिलाकर के। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहा करते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? जो इनाम गांव है वह घोड़ नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? घोड़ नदी के किनारे स्थित है। सिंपल सी बात है। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो चरक संहिता है यह चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। आपको बताते चलें इसके पीछे थोड़ी सी कहानी। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम का, किस नाम का? चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुआ करते थे, ठीक है। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां
होती हैं, ऐसा चरक कह करके गए हैं। तो चरक संहिता एक किताब है जो कि चिकित्सा से संबंधित है। बात क्लियर हो जाती है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो कौशाम्बी जो था वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में था। कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी भी हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था? इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन है जो मगध का शासक नहीं रहा? तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे जो प्रसेनजित है यह कौशल महाजनपद का राजा था, मगध का शासक नहीं था। ठीक है। बाकी बिंबिसार हो या अजातशत्रु हो, महापद्मनंद हो, ये मगध के महत्वपूर्ण राजा हुआ करते थे, जबकि प्रसेनजित कौशल महाजनपद का राजा था। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। मगध के निकट ही वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? वज्ज की जो राजधानी थी वह वैशाली थी। कौन थी? वैशाली वज्ज की राजधानी थी। गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? गणों या संघों पर गुप्त ने। किसने? गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में मिला लिया था। ऑप्शन बी इज द राइट वन। वेरी गुड। दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? दीघ निकाय डियर फ्रेंड बौद्ध ग्रंथ है। दीघ निकाय क्या है? बौद्ध निकाय है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था बौद्ध ग्रंथों को। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? तो वो कहाँ? सारनाथ में। ठीक है, कहाँ? सारनाथ में। बुद्ध का जन्म भैया कब हुआ था? बुद्ध का जन्म लगभग में लिया जाता है कि बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, और ये शाक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे। और इनके बारे में बताएं, थोड़ा सा समझ लीजिए। बुद्ध को बोध गया यानी कि बिहार में, बोध गया जो कि कहाँ है? बिहार में। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। और क्या कहते हैं, वाराणसी के निकट जो है सारनाथ में, वाराणसी के निकट सारनाथ में सबसे पहले बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया गया था। और इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण भी हुआ। ठीक है, स्तूप का निर्माण भी हुआ। इतनी बात क्लियर हुई। बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा है वो सामान्य लोगों को किस भाषा में दी थी? प्राकृत भाषा में। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें। लेकिन ये जो उपदेश दिए गए प्राकृत भाषा में, इनका जो लेखन कार्य है वो सामान्यतः पाली भाषा में हुआ था। अगर आपसे ये पूछ ले कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुशीनारा नामक स्थान पर हुई थी। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनारा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया। क्वेश्चन कहता है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ आश्रम व्यवस्था है, दूसरी तरफ उसके उद्देश्य हैं। जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था के पीछे क्या उद्देश्य होता है, गृहस्थ आश्रम व्यवस्था में क्या होता है, यह आपको बताना है। 1 से 2 को मिलाना है। अब यहाँ पे जो आपका ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इसमें सादा जीवन बिता करके वेदों का अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया ब्रह्मचर्य। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ में क्या होता है? विवाह करके गृहस्थ के रूप में रहना, विवाह करके अपने घर में रहना, घर पर रहना, ये गृहस्थ आश्रम होता है। फिर इसके बाद आती है बात वानप्रस्थ की। वानप्रस्थ क्या होता है? यहाँ जंगल में रह करके साधना करना वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। ये वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था है। ठीक है। फिर आता है सन्यास। सन्यास में क्या होता है? सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाना सन्यास कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। तो अब ऑप्शन आप मिला सकते हैं। पहला जाएगा चौथे के साथ में, दूसरा जाएगा पहले के साथ में, और सी जाएगा आपका सेकंड के साथ में, डी जाएगा थर्ड के साथ में। ऑप्शन हमारा जो डी है वह राइट हो जाता है। बाकी आप इसको तो समझ ही गए हैं, तो फिर इसकी जरूरत ही क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन इज जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जातक कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो भैया इनका जो संकलन है वो बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट वन। जातक कथाएं
कहें तो वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। इनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? इसका जो संस्थापक था वह चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन। कौटिल्य के द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? समझिए, कौटिल्य के द्वारा लिखी जो पुस्तक है वह अर्थशास्त्र है प्यारे दोस्तों। कौन सी है? अर्थशास्त्र। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि है। कौन है? पाणिनि ने अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी। अच्छा, मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञाना शाकुंतलम, इसके लेखक कौन है? इसकी ये जो रचनाएं हैं वो कालिदास की हैं। किसकी हैं? कालिदास की रचनाएं हैं। सारे ऑप्शन क्लियर। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है, मालविकाग्निमित्रम अभिज्ञाना शाकुंतलम ये कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? 3 राजा हुए और तीनों जो थे वो बाप बेटे और दादाजी कह सकते हैं वो थे। कौन थे ये? ये थे चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। अब देखिए, इसमें जो अशोक था वह बिंदुसार का पुत्र था और जो बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त का पुत्र था। तो ये दादाजी, ये पिताजी और ये उनका बेटा हो गया। ऑप्शन डी ये उनका सीक्वेंस है। ये जो है वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वंशानुक्रम ये हो गया। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। कौन थी? पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। बाकी उज्जैन, तक्षशिला और ये जो पाटलिपुत्र है ये मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटक का राजदूत था। उसका नाम क्या था? उसका नाम मेगास्थनीज था। क्या नाम था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था। बाकी जैसे जो दूसरा ऑप्शन है आपका डिमेकस या फिर डायमेकस, ये बिंदुसार के समय भारत आया था। किसके समय? बिंदुसार के समय भारत आया था डिमेकस, या फिर इसको डायमेकस भी कहते हैं। और फाहियान की अगर बात करें तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत कौन आया? फाहियान। ठीक है, और वेनसाओं का संबंध किससे है? हर्ष के काल से संबंध है इसका। ठीक है, सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? इन अधिकारियों को धम्म महामात के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? धम्म महामात। ठीक है, अशोक के द्वारा धम्म की शिक्षा देने के लिए, किसके लिए? धम्म। ठीक है, धम्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी धम्म महामात कहलाते थे। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं? तो ये सभी ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, आधुनिक भारत की ज़्यादातर जो शैलियाँ हैं, लिपियाँ हैं, जैसे चाहे वो देवनागरी हो या तमिल हो या फिर चाहे वो आपकी बांग्ला हो, मलयालम हो, ये सभी किससे? ये सभी ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है आपके सामने है, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो संगम साहित्य है यह तमिल से संबंधित है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तमिल की जो पुरानी रचनाएं हैं उनको संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। ठीक है, अच्छा, इन्हें संगम क्यों कहते हैं? संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मदुरै के कवि थे, मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था, इसलिए इनको संगम कहा गया, संगम नाम दिया गया। ओके, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है? तो इसमें से कौन है जो कुषाणों की राजधानी रही है? मथुरा कुषाणों की राजधानी रही है। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी।
ठीक है। क्वेश्चन कहता है अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये पुदुचेरी में स्थित है। कहाँ? पुदुचेरी में। ऑप्शन सी इज द राइट वन। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम क्या है? कौन सा था? तो रोमन नाम पोडुका था। सिंपल सी बात है, रोमन नाम क्या था? पोडुका। दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? दक्षिणापथ के स्वामी जो है वो सातवाहन कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। दक्षिण का मतलब दक्षिण, पथ का मतलब रास्ता, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। और आपको इंटरेस्टेड बात बताएं कि जो चीनी थे ये काफी कई हजारों साल तक इन्होंने दुनिया से रेशम बनाने की जो तकनीक थी उसको छिपा करके रखा था। ठीक है। और रेशम बनाने की जो तकनीक है इसका आविष्कार जो है लगभग चीन में 7000 वर्ष पहले हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन इज बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो भैया यहाँ पे कौन है? अश्वघोष है। कौन? अश्वघोष। ठीक है। ये कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहा करते थे अश्वघोष। ठीक है। विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये जो मूर्ति है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मध्य प्रदेश से। ठीक है। क्वेश्चन कहता है हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? जो हरिसेन था वह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। किसका? हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ऑप्शन में यहाँ पे जो बी है वह राइट हो जाता है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी देता है। किसके? समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी देता है। शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? तो जो कालिदास थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबार था वो हमेशा विद्वानों से भरा रहता था। कवि कालिदास और चाहे खगोल शास्त्री आर्यभट्ट हों ये भी उन्हीं के दरबार में रहा करते थे। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट किसके? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी है। हर्षचरित किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है। ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था? कौन? वेनसोंग जो था, अभी मेरे पीछे भी जो क्वेश्चन आया था उसमें मैंने बताया था कि हर्ष के काल से संबंधित है। तो हर्ष के काल में वेनसोंग भारत आया था। 50 हमारी पूरी हुई, यानी कि 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। क्वेश्चन में 51 आज के सामने है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका था? वह थे पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को रोकने का प्रयास किया था। पुलकेशिन द्वितीय। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? कांचीपुरम जो है यह पल्लव की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। क्वेश्चन कहता है चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? चालुक्यों की जो राजधानी है वह ऐहोल थी। ठीक है। ऐहोल जो है ये चालुक्यों की पहली राजधानी थी। क्वेश्चन इज रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। ठीक है। रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के कौन थे? दरबारी कवि थे। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है भैया? तो यह कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। और यह दुष्यंत नामक एक राजा
और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है अभिज्ञाना शाकुंतलम। कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? कागज का जो आविष्कार है ये सबसे पहले, 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट क्या हो जाएगा? चीन में होगा। ठीक है, कागज का आविष्कार लगभग 1900 वर्ष पहले चीन में लून नाम के व्यक्ति ने किया था। लून नाम के व्यक्ति ने 1900 पहले कागज का आविष्कार लून नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। मनुष्य के द्वारा खोजी गई सबसे सर्वप्रथम धातु कौन सी थी? वह तांबा थी। ठीक है, मनुष्य के द्वारा खोजी गई सबसे पहले जो धातु थी वो तांबा थी। बाद में तांबे के साथ में दूसरी धातुएं मिलाई गई, जैसे रांगा है, जस्ता है, सीसा है। फिर इन्हें मिलाने से जो मिश्र धातु बनी उसे कांसा कहा गया। उसे वो धातु क्या कहलाई? कांसा कहलाई। ठीक है, ओके। क्वेश्चन कहता है मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया अनाज था वह कौन सा था? तो मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम यूज किया जो अनाज था वो एक तो जौ था और गेहूं भी था। ठीक है, जौ और गेहूं था। ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह राइट हो जाता है। सिंधु सभ्यता के सबसे पुराने जिस नगर की खोज हुई और जो रावी नदी तट पर स्थित था उसका क्या नाम है? तो वह हड़प्पा है। क्या है? हड़प्पा। ऑप्शन इज द राइट वन, हड़प्पा। निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध रखता है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं क्योंकि इन नगरों में रहने वाले लोगों का जीवन हड़प्पा वासियों से मिलता जुलता रहा है हमेशा से। आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी, देवताओं की स्तुति में या फिर पुरोहितों की स्तुति में या राजा की स्तुति में या फिर समिति सभा स्तुति में। तो आर्यों ने सूक्तों की जो रचना की वह देवताओं की स्तुति में की थी। ठीक है, आर्यों ने अपने देवताओं की स्तुति में सूक्तों की रचना की। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या? पशुपालन। ठीक है, वे पशुओं के बड़े बड़े झुंड पाला करते थे और यही उनकी जो है जीविका का मुख्य साधन भी हुआ करता था। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, धीरे धीरे वे स्थायी रूप से गांव में बसने लगे और पूरी तरह से फिर वो क्या हुआ? किसान, पीजेंट्स, फार्मर भी बन गए। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी को पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में जो है कि बुद्ध का जन्म हुआ था। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का जो उत्तराधिकारी था वह बिंदुसार था। चंद्रगुप्त ने अपना सिंहासन अपने ही पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया था। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? वो हैं अशोक। कौन शासक हैं? अशोक हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समझाया है कि एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए। एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए, ये कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। किसका संश्लेषण है? जो गांधार कला शैली है यह भारतीय और यूनानी कला का संश्लेषण माना जाता है। किसका? भारतीय और यूनानी कला का। ओके, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 68 पे। एक से बढ़कर एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की रचना इसमें से नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है? तो वो है पंचतंत्र। पंचतंत्र ये कालिदास की रचना नहीं है। ये किसकी है भाई? ये जो है विष्णु शर्मा की रचना है। ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है। ओके, और जो पंचतंत्र है ये कहानियों का एक कलेक्शन है, स्टोरीज ऑफ कलेक्शन है, कहानियों का संग्रह है। बाकी चाहे अभिज्ञाना शाकुंतलम हुआ, मेघदूत हो, रघुवंश हो, ये सभी किसके? कालिदास की रचनाएं हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की? तो अरबों ने सिंध पर जो है 712 ईस्वी में विजय प्राप्त कर ली थी। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी। मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो मध्यकाल में रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। किसके लिए? सिंचाई के लिए
किया जाता था। दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? तो ये कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत हुआ करते थे। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। चोल काल में वेट्टी शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था? तो जो वेट्टी शब्द है यह कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था उसके लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चोल काल में वेट्टी शब्द का प्रयोग जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाले कर के लिए किया जाता था। वेट्टी शब्द का प्रयोग, इतनी बात क्लियर हुई। एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, किस काल की कृति है, किस काल की रचना है? यह राष्ट्रकूट काल की रचना है। किस काल की? राष्ट्रकूट काल की। कल्लहण की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? यह कश्मीर के राजाओं का इतिहास बताता है। देखिए, कल्लहण के द्वारा रचित राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के रचयिता कौन हैं? राजतरंगिणी के रचयिता हैं कल्लहण। तो कल्लहण के द्वारा रचित राजतरंगिणी एक बहुत बड़ा संस्कृत का महाकाव्य है जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज किया गया है, जो है राजतरंगिणी में। चोल किसके सामंत थे? जो चोल थे वह पल्लवों के सामंत थे, पहले ही बता चुके हैं क्वेश्चन ये। क्वेश्चन अगला है, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था? तो यह किसके द्वारा? ये राज शासक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राज के द्वारा। और ये जो का जो बृहदेश्वर मंदिर है, ये मंदिर भारतीय वास्तुकला एवं शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण भी है। गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? तो वह थे राजेंद्र प्रथम। कौन थे? राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन ए इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? गैरिसन शहर का जो निर्माण है वह रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर के लिए किया जाता था। गैरिसन शहर किलेबंद बसाव क्षेत्र होते थे जहां सैनिक रहा करते थे। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चन। अब वो जो क्वेश्चन जो जनरली चलते हैं आसान क्वेश्चन वो नहीं उठाए हैं। अब एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन हमने उठाए हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ध्यान दीजिए, मक्का की ओर की दिशा किबला कहलाती है। फिर लिबान क्या है? प्यारे दोस्तों, मस्जिद के खंभों वाली कक्षा को लिबान कहते हैं। ममसूरा क्या है? ममसूरा क्या होता है? मस्जिद के किबला के आखिरी सिरे को ममसूरा कहा जाता है। ठीक है, मस्जिद के आंगन को सहन कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगां शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो जो बंदगां शब्द है यह गुलाम के लिए प्रयोग किया जाता था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, फारसी भाषा में, और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीद लिया जाता था। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले जो कर था उसको खराज कहते थे। खराज कृषि पर लगने वाला एक कर होता था जो उत्पादन का 50% होता था। कितना? 50% हुआ करता था टोटल उत्पादन का। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया था? तो वह थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। अगला क्वेश्चन, रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? रुद्रमा देवी जो है वो काकतीय वंश की शासिका थी। ठीक है, और रुद्रमा देवी आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में स्थित काकतीय वंश की शासिका हुआ करती थी। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। खुर्रम किसका बेटा था? खुर्रम जो है वो जहांगीर का बेटा था जो बाद में शाहजहां कहलाया। बाद में क्या कहलाया? शाहजहां कहलाया। शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद कर दिया गया था? तो शाहजहां को अंतिम दिनों में आगरा में कैद कर दिया गया था। किसने किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने अंतिम समय में शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया था।
दक्षिण के किन 2 राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया? वह थे बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने, आपको बताते चले कि 1685 में बाजीपुर को और 1687 में गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन कहता है मुगल काल में जब्त शब्द की किस ओर इंगित करता है? मुगल काल में जो जब्त शब्द है ये किस तरफ इंडिकेट करता है? जब्त शब्द का मतलब होता है राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था। ठीक है, राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासन काल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है? तो यहाँ अकबरनामा में मिलता है। किस पुस्तक में? अकबरनामा में। कुतुब मीनार का निर्माण किन 2 शासकों के द्वारा करवाया गया था? कुतुब मीनार के अगर निर्माण की बात की जाए तो इसमें एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, दूसरे इल्तुतमिश थे। ठीक है, अच्छा कुतुब मीनार के बारे में थोड़ी बात कर लें। कुतुब मीनार में जो है टोटल कितनी मंजिल हैं? 5 मंजिल है। ओके, 5 मंजिली इमारत है कुतुब मीनार, जिसका नाम प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा है। और इस इमारत की पहली मंजिल का पहली मंजिल का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और बाकी जो मंजिलें बची थी उनका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये अरबी भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में? अरबी भाषा में। किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया था? तो वह कौन थे? वह थे शाहजहां। कौन थे? शाहजहां। ठीक है, आपको बताते चले 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफर की और यमुना किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया था। ओके, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो ये जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। ठीक है, लाल किले के निकट ही शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। इतनी बात क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के शासनकाल में चीहिल सुतुन अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था? तो वह दीवाने आम और दीवाने खास को कहा जाता था। क्वेश्चन कहता है मुगल वास्तुकला से संबंधित पितरा दूरा क्या है? मुगल वास्तुकला से संबंधित पितरा दूरा का मतलब होता है संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर को अलंकृत करने की तकनीक जो है पितरा दूरा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 95 है मणिग्रामम और नानादेशी शब्द किसे सूचित करते हैं? मणिग्रामम और नानादेशी शब्द जो है ये दक्षिण भारत के व्यापारी संघों को इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 96 है प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए, आपको बताते चलें कि विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के जो राजा कृष्णदेव राय थे उन्होंने विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में करवाया था। राजा कृष्णदेव राय ने प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर का निर्माण। प्रसिद्ध विरूपाक्ष यानी शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष शिव मंदिर जो है वो भी हम्पी में ही है। कहाँ है? हम्पी में है। और किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था? वह स्थान है सूरत। ठीक है, सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था। क्यों? क्योंकि बहुत से जो हज यात्री हुआ करते थे वो जहाज से यहीं से रवाना होते थे, इसीलिए इसको मक्का का प्रस्थान द्वार कहा गया। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन और कमेंट, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल, बहुत मोटिवेशनल होते हैं, तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, बताइएगा कि क्लास कैसी रही। ठीक है, और क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा, हम और आगे आप किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पर वीडियो चाहते हैं। अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से किस देश के निवासी थे? अहोम जनजाति के लोग मूल रूप से म्यांमार के निवासी थे। किसके? म्यांमार के। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अहोम समाज के अंतर्गत खेल किसे कहा जाता है? अहोम समाज के अंतर्गत खेल जो है वह कुल को कहा जाता है। ठीक है, अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहते थे। प्यारे दोस्तों, हमारा शतक पूरा हुआ। हमारे 100 क्वेश्चंस पूर्व हिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आप तक पहुंचाए हैं। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।